कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। What is the subordinate judiciary civil courts in Pakistan? बेसिकली जो सिविल कोर्ट्स हैं उसके अंदर आपने सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, इसकी पावर्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिटेल से अगर समझना है तो आपको ये सारा आंसर सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्टिंग करते हैं। द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इज़ द लोअर कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सबऑर्डिनेट लफ्ज़ हम उनके लिए यूज़ करते हैं, उन इदारों के लिए यूज़ करते हैं जो छोटे होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बड़ी होती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो छोटी कोर्ट्स हैं जैसे कि लोअर कोर्ट, उनको हम नाम देते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। वैसे ही जितने भी इदारे ज़रूरी नहीं कोर्ट के हों, कोई भी इदारे हों जो छोटे होते हैं, कोई भी छोटा इदारा उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब ये है कि ये लोअर इदारे होते हैं। ठीक है, इनकी अपनी पावर्स होती हैं, इनके अपने फंक्शंस होते हैं। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट एंड डील्स विद द सिविल डिस्प्यूट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट इन तमाम छोटी छोटी कोर्ट्स पे नज़र रखती हैं। जैसा हाई कोर्ट कहती है वैसी ही ये सारी लोअर कोर्ट्स यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क करती हैं। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट इन लोअर कोर्ट्स को पावर्स देती है कि अब कौन से डिस्प्यूट्स को हैंडल करेंगे। डिस्प्यूट्स मीन्स मसलों को, लोगों के जो मसले कोर्ट्स में जाते हैं, कौन से आप डील कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकती। और ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे बनाई जाती है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है पाकिस्तान का उन जगहों पे ये कोर्ट्स आपको बनी मिल जाएंगी। दीज कोर्ट्स प्रोवाइड क्विक फेयरनेस एंड एसेसिबल जस्टिस टू द पब्लिक। इन कोर्ट के होने से, जो छोटी छोटी कोर्ट्स हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके होने से क्या फ़ायदा हमें मिलता है कि लोगों को इंसाफ जल्दी मिल जाता है और इंसाफ सही तरह से मिलता है, और सारे लोग जो आम पब्लिक है उनको जस्टिस बड़े आसानी से मिल जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी थ्रू आर्टिकल 175, 175(3), 203 एंड 212। ये जो आर्टिकल्स जो मैंने अभी आपके सामने मेंशन किए हैं, इन आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि हाई कोर्ट बेशक इन पर नज़र ज़रूर रखती है, लेकिन इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ लिखी गई हैं इनके मुताबिक ये जितनी भी छोटी कोर्ट्स हैं ये खुद भी वर्क कर सकती हैं, खुद फैसला सुना सकती हैं, खुद डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन उन पावर्स को यूज़ कर सकती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने और हाई कोर्ट ने दी हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो पावर्स यूज़ करें तो फिर वो चीज़ सही नहीं होती। जो जितनी पावर इन कोर्ट्स को मिली है उसी में रह के ये अपनी ताकत और पावर्स के अकॉर्डिंग खुद से फैसला जो है सुना सकते हैं ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब आ जाती है व्हाट इज सबऑर्डिनेट जुडिशरी। आपने बताना है कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं, इट कंसिस्ट ऑफ कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट से जितनी भी छोटी कोर्ट्स हैं ना वो सारी की सारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी कहलाई जाती हैं। दीज कोर्ट्स हियर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये जो कोर्ट्स हैं ये सिविल केसेस भी डील कर सकती हैं और क्रिमिनल केसेस भी डील कर सकती हैं। ठीक है, एंड फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो काम भी करेंगी, चाहे सिविल केसेस डील करें या क्रिमिनल केसेस, जो कुछ भी हाई कोर्ट इनको बताएगी उसी के अकॉर्डिंग ही ये अमल करेंगी, वर्क करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी और तमाम कोर्ट वाले काम करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट प्रॉपर उन पे कंट्रोल रख सकती है इन पे। अब आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसमें हमने सारे आर्टिकल्स जो हैं मेंशन कर देने, लेकिन बता भी देने कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या शामिल है। आर्टिकल 175 में मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स। इसमें यह बताया गया है एस्टेब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अलाउज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट थ्रू लॉ। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मज़ीद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी लॉ के अकॉर्डिंग। देखो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट तो बना दी गई है, लेकिन अगर मज़ीद लोअर कोर्ट्स अगर बनाने की ज़रूरत पड़ रही है किसी इलाके में तो वो भी बनाई जा सकती हैं इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। फिर आगे आता है आर्टिकल 175(3), सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से अलग से वर्क करता है। ठीक है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की वीडियो यहाँ टॉप पे आपको दिख जाएगी, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में भी आपको आएगा। अच्छा, इसमें ये सिखाया जाता है कि जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम करती है, और जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है, जो बाकी के
लोग बैठे होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो अपना वर्क करते हैं। तो जुडिशरी का उनका साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही एग्जीक्यूटिव खामखा जुडिशरी के मामलों में घुसेगी। तो इस तरह से ये लोग अपना अपना वर्क करेंगे। सही है। तो आपने बताना है कि जो जुडिशरी है मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से अलग वर्क करे और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बार बार जुडिशरी के मामलों में ना घुसे। जजेस डिसाइड्स द केसेस विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इस लाइन का मतलब ये है कि जो जजेस हैं जब कुछ फैसला सुनाते हैं ना कोर्ट में, तो उस फैसले सुनाते वक्त गवर्नमेंट के लोग खामखा जजेस के मामलात में या डिसीजन देते वक्त इन्वॉल्व नहीं होते और ना ही होंगे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि जजेस जब भी कोई डिसीजन दे तो गवर्नमेंट उनके मामलात में या डिसीजन लेते वक्त इंटरफेयर नहीं कर सकती। आर्टिकल 203 इसको कहते हैं ये हाई कोर्ट कंट्रोल। इस आर्टिकल में ये बताया जाता है कि हाई कोर्ट किस तरह से कंट्रोल रखती है अपनी छोटी कोर्ट्स में, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। आपने इसमें ये लिखना है कि जो हाई कोर्ट है वो क्या क्या पावर्स उनके पास, कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जितने भी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के ज़रिए होती है, यानी कि जितने भी जजेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बैठे होते हैं हाई कोर्ट की परमिशन से ही उन लोगों को बिठाया जाता है। अपॉइंटमेंट यानी कि हाई कोर्ट देती है और जैसा लॉ ने बताया है तरीका उसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो करके हाई कोर्ट अपॉइंट करती है उन जजेस को जो उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बैठेंगे। और उन जजेस की प्रमोशन भी हाई कोर्ट करती है, ट्रांसफ़र भी कर सकती है जजेस को डिफरेंट लोकेशन में हाई कोर्ट। डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन हाई कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस की डिसिप्लिन पे और उनकी इंस्पेक्शन वगैरह कर सके। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और वो ये भी चेक करती है हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं, जस्टिस इंसाफ लोगों को सही से दे रही हैं कि नहीं, ये चीज़ भी चेक करती है। फिर आता है आर्टिकल 212 में मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। इस लाइन का मतलब ये है ये भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही हैं लेकिन इनके नाम हैं। एक सबऑर्डिनेट कोर्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, एक कोर्ट का नाम है ट्राइब्यूनल्स कोर्ट। अब ट्राइब्यूनल कोर्ट्स में भी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एक है रेंट ट्राइब्यूनल, दूसरी है सर्विस ट्राइब्यूनल, तीसरी है टैक्स ट्राइब्यूनल, यानी कि ट्राइब्यूनल्स यानी कि डिफरेंट छोटी छोटी और भी बहुत सी ट्राइब्यूनल्स यानी कि कोर्ट्स मौजूद है, लेकिन उनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम जस्ट जनरल ट्राइब्यूनल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपने सिर्फ इसमें बताना है कि इस आर्टिकल में बताया गया है प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल, कि ऐसी कोर्ट्स भी बनाए जाए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट या ट्राइब्यूनल के नेम से जो कि डिफरेंट मामलात को हैंडल कर सकें। दीज डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड द पब्लिक सर्विसेज। देखें जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है या जितनी भी बाकी कोर्ट्स हैं उन पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश लगा होता है लोगों का, तो अगर कोई आर्मी ऑफिसर है या कोई भी गवर्नमेंट का बंदा है उनका कोई केस अगर लगा हुआ है कोर्ट में, तो ज़रा है ऑलरेडी कोर्ट्स में रश है तो इनका जल्दी डिसीजन नहीं लिया जा सकता इन लोगों का। तो इन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स भी बनाई गई हैं, ये ट्राइब्यूनल्स भी बनाई गई हैं अलग से जहाँ पे ये जा सकते हैं अपने केस को लेके। वहाँ पे भी ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में भी वही जजेस बैठे होते हैं जो बहुत काबिल होते हैं, तो वो भी आपका केस डील करेंगे। तो ये जो कोर्ट्स होती हैं इनमें जाने का ये फ़ायदा होता है कि डिसीजन जल्दी मिल जाता है। ठीक है। ज़ाहिर है अगर बड़ी कोर्ट में आप जाते हो, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाते हो जहाँ ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो वो कैसे आपके केस में जल्दी से फैसला सुना सकते हैं। इसीलिए अगर ये गवर्नमेंट के सर्वेंट और जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाके अपने फैसले के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पर डिसीजन भी जल्दी मिल सकता है। ये आर्टिकल 212 में बताया गया कि ये कोर्ट्स भी बनानी चाहिए इन लोगों के लिए ताकि इनके मसले जल्दी सॉल्व हो सकें। अब आता है हायरार्की ऑफ द सिविल कोर्ट। हायरार्की में हमने बताना है कि यहाँ पे किस किस तरह के केसेस डील होते हैं, कौन सा केस किस कोर्ट में जाता है, ये सारा अब आपने बताना है। सबसे पहले नंबर पे आता है सिविल जज। हियर्स ऑर्डिनरी सूट्स सिविल सूट। जो सिविल जज है वो सादे सिविल सूट्स डील करता है। सिविल सूट्स का मतलब ये है, सिविल का मतलब है ऐसे केसेस जिसमें क्राइम ना हो, सादे से घरेलू मामलात हो गए या आपसी बिजनेस के मामलात हो गए, ये डील कर सकते हैं ये जजेस। जैसे कि किसी का प्रॉपर्टी से कोई लड़ाई लग गई है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट में मसला आ गया है, किसी ने पैसे नहीं दिए आपके, या कोई फैमिली के मामलात हो गए, तो ये सारे जो हैं सिविल सूट्स होते हैं मामूली से, जो कि सिविल जज हैंडल करता है। फिर आता है सीनियर सिविल जज, जो कि इससे बड़ा होता है। इनके पास ज़्यादा वैल्यू वाले केसेस ज़्यादा है। वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसे केसेस जो बहुत ज़्यादा सीरियस हों या ऐसे केसेस जिसमें पैसे की अमाउंट ज़्यादा हो, तो वो फिर जाती है सीनियर सिविल जज के पास वो केस, या ऐसा केस सीनियर सिविल जज के पास जाता है जो ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया कि सीनियर सिविल जज के पास वो केस जाता है जो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल हो, जो एक छोटा जज ना हैंडल कर पाए। डिसाइड्स अपील्स फ्रॉम सर्टेन लोअर कोर्ट, और इनके पास ये पावर भी होती है कि ये अपील्स भी सुन सकते हैं उन लोगों की जिनका लोअर कोर्ट्स के थ्रू, मतलब मिसाल के तौर पे ना एक सिविल जज है, उसने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, किसी केस पे। अब वहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं, अब सबको पता है दोनों पार्टीज़, एक तरफ फ़लाँ पार्टी है, दूसरी तरफ फ़लाँ पार्टी है। अब दोनों के लिए ज़ाहिर है एक डिसीजन दिया है सिविल जज ने दोनों के लिए। एक पार्टी तो डिसीजन पे राज़ी है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो इस डिसीजन पे खुश नहीं है, तो वो दूसरी पार्टी उस डिसीजन के ख़िलाफ़ बड़ी कोर्ट में, जिसमें सीनियर सिविल जज बैठा होगा, उसको अपील कर देगी कि जो लोअर कोर्ट का जज है उसने सही से डिसीजन नहीं दिया। तो इसीलिए इन सीनियर सिविल जज के पास लोअर जज का अपील केस भी जाते हैं, जहाँ पे ये जज क्या करते हैं, पुराने कोर्ट की, पुराना कह रही हूँ, छोटे कोर्ट का जो डिसीजन है उसको वो चेक करती है सीनियर कोर्ट, ठीक है, ताकि देख सके कि जो लोअर कोर्ट है जहाँ पे वो जज बैठा हुआ था उसने डिसीजन सही दिया है कि नहीं दिया। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, हाईएस्ट जुडिशल ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये वो जजेस होते हैं जो मतलब हेड्स होते हैं अपने कोर्ट के, यानी कि सबसे बड़े जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाली एरिया में। हियर्स इंपॉर्टेंट सिविल केसेस एंड अपील्स, यानी कि ये भी बिल्कुल सीनियर सिविल जज की तरह ही काम करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एरिया में बैठे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के इलाकों में, वहाँ पे इनकी ज़ाहिर ऑफिस होता है, जज वहाँ वर्क करते हैं, तो ये अपील के केसेस भी सुन रहे होते हैं। उसके अलावा सुपरवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो बाकी की छोटी छोटी कोर्ट्स बनाई गई हैं उनको भी ये गाइड वगैरह करते हैं, चेक करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं कि बाकी की सबऑर्डिनेट कोर्ट सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं। फिर आ जाते हैं हमारे पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज की हेल्प करता है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद ना हो तो ये उनकी जगह काम भी कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्म सिमिलर जुडिशल फंक्शंस, ये भी इनका भी वही सेम काम है जो कि एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जज का होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इनको इसलिए रखा जाता है कि अगर मेन जज डिस्ट्रिक्ट जज अगर मौजूद ना हो तो ये उनकी जगह काम भी कर लेता है, या फिर दोनों अगर मौजूद हो ऑफिस में तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों की पावर्स एक जैसी हैं। फिर आता है हाई कोर्ट, सुपरवाइजेस ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स की ये पावर है कि जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनाई गई हैं उन सबको ये सुपरवाइज करता है, यानी कि चेक करता है। हियर्स अपील्स एंड एक्सरसाइजेस कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, इनके पास पूरी पावर्स होती हैं कि ये अपील्स की केसेस भी देखती हैं, जैसे मैंने ऊपर अपील के बारे में बताया, ये अपील्स की केसेस भी इनके पास जाते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी पावर्स मौजूद हैं वो सारी इनके पास होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ये अमल करते हैं। फिर आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। अब इन सिविल कोर्ट्स की क्या जुरिस्डिक्शन है? सबसे पहले तो हम जुरिस्डिक्शन का मतलब जानते हैं। जुरिस्डिक्शन को कहते हैं पावर्स। तो सिविल कोर्ट्स की क्या पावर्स हैं, अब हम उनके बारे में जानने लगेंगे। तो इन सिविल कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि ये प्रॉपर्टी के केसेस डील कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के, किसी के पैसे वापस नहीं मिल रहे उस बंदे को तो वो वाले केसेस भी ये डील कर सकते हैं। फैमिली के मामला जैसे कि डाइवोर्स हो गया या खुला के केसेस हो गए जैसे कि शादी ब्याह में होते हैं, वो ये डील कर सकते हैं। उसके अलावा सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, सक्सेशन का मतलब है एक बंदा जब मर जाता है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट। या पार्ट 4 में काफ़ी हाईस्ट लेवल में खैर पढ़ाया जाता है, बहरहाल वैसे ही बता रही हूँ। एक सक्सेशन सर्टिफिकेट नाफिज करता है ये कोर्ट, ये सिविल कोर्ट कि एक बंदा मर जाए तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट नाफिज किया जाता है, उसका नाम है सर्टिफिकेट का सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो भी ये दे सकते हैं। उसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी इन विरासत में मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, कितनी मिलनी चाहिए, ये चीज़ भी ये डिसाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पर बहन भाइयों की लड़ाई लगी है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कितने भाई को या कितनी बहनों को कितना हिस्सा जाएगा, ये चीज़ भी ये डिसाइड करने में मदद करती है। फिर आता है इंजंक्शन एंड डिक्लेरेशन। इंजंक्शन का मतलब है किसी इंसान को रोकना, ठीक है, कोई इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देना कि ये बंदा वो काम मत करे, ये पावर्स भी इनके पास है। उसके अलावा डिक्लेरेशन, इसको हटा दें, वैसे इसका मतलब यही है कि कोई डिसीजन वगैरह देना, दैट्स इट। ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये तमाम पावर्स जो है सिविल कोर्ट्स के पास होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे क्राइम से रिलेटेड कुछ भी लिखा जाता तो क्राइम वाली कोई भी पावर सिविल कोर्ट्स के पास नहीं होती। ये सारी की सारी पावर जाती हैं क्रिमिनल कोर्ट के पास, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो क्राइम के केसेस को डील कर सके। वैसे ही क्राइम के केसेस सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे जिनके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं होती, ठीक है। यानी कि जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ना, उनको हर तरह की पावर्स नहीं मिलती। अब जैसे कि ना अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की,
उनके पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है और सिविल जुरिस्डिक्शन भी होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, तो ये क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों डील कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो छोटी होती हैं, उनके पास ये दोनों पावर्स इकट्ठे नहीं होती। अगर एक कोर्ट के पास सिविल कोर्ट वाली पावर है, वहीं पे दूसरी कोर्ट जो है सिर्फ क्रिमिनल केसेस डील कर सकती है, वो सिविल केसेस नहीं डील कर सकती। इसलिए जो लोअर कोर्ट्स होती है ना, जिनको आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, उनके पास जो पावर्स हैं वो सारी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती हैं, यानी कि किसी के पास सिविल होंगे, किसी के पास क्रिमिनल की होंगी। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पावर्स होती हैं, क्रिमिनल और सिविल की दोनों की। अच्छा, अब हम बात करने लगे पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट की। इनकी पावर्स ये हैं कि तमाम सिविल केसेस को डील कर सकती हैं, हीर कर सकती हैं, ये तमाम एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकती हैं, जजमेंट दे सकती हैं, यानी कि डिसीजन वगैरह दे सकती हैं। ग्रांट कंपेंसेशन का मतलब है किसी बंदे का नुकसान हो जाए तो उसको आसानी दे सकती है ये कोर्ट। इंजंक्शन का मतलब है किसी बंदे को ये रोक भी सकती हैं। इन्फोर्सेस डिग्री एंड कोर्ट ऑर्डर। इन्फोर्सेस डिग्री का मतलब है जो बंदा डिसीजन को अगर डिसीजन पे अमल नहीं कर रहा तो उस पर अमल भी करवा सकती हैं। और कोर्ट ऑर्डर का मतलब है कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है किसी बंदे को कि फ़लाँ चीज़ हमारी बात मानो, यानी कि कोर्ट एक बंदे को कह रही है कि ये चीज़ आप मत करो, गलत है, तो इसको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर। यानी कि कोर्ट अपनी तरफ से कोई भी ऑर्डर दे सकता है किसी बंदे को, तो वो चीज़ भी इनके पास ये पावर है कि ये ऐसा कर सकती है। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के क्या फंक्शंस हैं? इनकी फंक्शंस ये हैं कि इन लोगों को ये इंसाफ प्रोवाइड करती हैं, इंसाफ देती हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, सेटल सिविल डिस्प्यूट्स, सिविल केसेस जितने भी हैं, सिविल केसेस की जो भी लड़ाइयाँ डिस्प्यूट्स लगी हैं उनको सेटल करती हैं, मतलब कि आसानी पहुँचाती हैं लोगों को। इन्फोर्सेस द लॉ, यानी कि जितने भी लॉ हैं उन पे अमल करवाती है, इन्फोर्स करवाती है। मेंटेन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशल सिस्टम। मेंटेन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स अच्छी तरह से वर्क करेंगी, लोगों को आसानी प्रोवाइड करेंगी, जस्टिस देंगी, तो लोग फिर इन कोर्ट्स पर ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इन पे कॉन्फिडेंस होगा लोगों को, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ जाएंगे, ना कि हर वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, बल्कि लोअर कोर्ट में ही जाके अपने मसले को सॉल्व करा लेंगे। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमने ये बताना है कि इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमने ऊपर जो आर्टिकल्स पढ़े वो दोबारा से यहाँ लिख दें कि आर्टिकल 175(3) कहता है कि जितनी भी कोर्ट्स हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इन पे हावी नहीं हो सकता, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ये जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट की, वो कोर्ट से अपनी मर्ज़ी के फैसले नहीं सुना सकती। कोर्ट्स में बैठे जितने भी जजेस हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट के हों कि हाई कोर्ट के लेवल के हों, सब अपनी मर्ज़ी से फैसला सुना सकते हैं, कोई भी जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फैसला नहीं सुनाएगा। फिर आता है सुपरविजन बाय द हाई कोर्ट। आर्टिकल 203 कहता है कि जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट उन पर नज़र रखेगी, हाई कोर्ट ही सारा मैनेज करेगी। जैसे मैंने ऊपर बताया कि हाई कोर्ट नज़र रखती है, अपॉइंटमेंट भी जजेस की हाई कोर्ट ही करता है सारा। फिर आता है डिसीजन बेस्ड ऑन ओनली लॉ एंड एविडेंस। और जितना भी डिसीजन है जो लोअर कोर्ट्स सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट दिया करेंगी, वो सारे डिसीजन लॉ के और एविडेंस के अकॉर्डिंग ही देने चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि जब एविडेंस होगा तभी आप उस एविडेंस को देख के ही फैसला सुनाओगे, तो यही बात यहाँ पे लिखिए। फिर आगे आता है प्रोटेक्शन ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स, यानी कि जितने भी जजेस हैं जो कि फैसला सुनाए उनको बाकायदा प्रोटेक्शन मिले। फिर आगे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी। इन सबऑर्डिनेट जुडिशरीज यानी कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अहम है। आपने बताना है कि ये हमें जस्टिस बहुत जल्दी से प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत ही लोकल लेवल पे। लोकल लेवल का मतलब ये है कि हमारे घर के पास ही, हमारे इलाके में ही जब ये कोर्ट बनी होती है तो हमें आसानी से जो है इंसाफ मिल जाता है इनकी मौजूदगी की वजह से। उसके अलावा प्रोटेक्ट्स लीगल एंड प्रॉपर्टी राइट्स। इनके होने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जितने भी लॉ में राइट्स हैं और जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। रिजॉल्व का मतलब है जल्दी सॉल्व होना। रिड्यूसेस दी वर्कलोड ऑफ दी हायर कोर्ट। ज़ाहिर है जब लोअर कोर्ट जिस तरह से बनी होती है ना, तो हाई कोर्ट पे सारा बर्डन नहीं जाता, लोअर कोर्ट खुद ही उन मसलों को सॉल्व कर लेती है पहले ही लोगों के, तो हाई कोर्ट तक बात नहीं जाती ना, तो इसीलिए इनके होने से हाई कोर्ट पे वर्क कम हो जाता है। स्ट्रेंथन्स द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कई दफ़ा हमने पढ़ा है कई सारी वीडियोस में जब अब तक मैंने बनाई कि इसके होने से रूल ऑफ लॉ पे बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सारे लोग लॉ की नज़र में बराबर हैं, हर किसी को बराबर ट्रीट किया जाएगा लॉ की नज़र में, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ में सिखाया गया था। और कोर्ट्स जो हैं इंसानों को प्रोटेक्शन देंगी, राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, तो इसीलिए इन सब ऑर्डिनेट होने से रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर आता है इंक्रीजेज दी पब्लिक कॉन्फिडेंस इन दी जुडिशल सिस्टम। और जब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अच्छे से वर्क करती हैं, यानी कि छोटी कोर्ट्स अच्छे से वर्क करेंगी, तो जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो इन छोटी कोर्ट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली लोग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर ये छोटी कोर्ट्स पे अच्छे से फैसला सुनाएंगे तो लोग इन पे भी ट्रस्ट करेंगे। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पढ़ा है वो शॉर्ट करके आपको कंक्लूजन में रिपीट कर देना है।